बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि बिहार में 25 से 30 नीतीश ही रहेंगे। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि मंत्रिमंडल गठन को लेकर पटना से दिल्ली तक महामंथन जारी है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पुरानी सरकार ही रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि सुमित सिंह को छोड़कर नीतीश सरकार के सभी मंत्रियों ने जीत दर्ज की है। हालांकि इस बार परेशानी आरएलएम और एलजेपी को लेकर होगी, क्योंकि इस बार इन दोनों पार्टी को मंत्रिमंडल में जगह देनी होगी। जेडीयू ने एक बार फिर यह कहा है कि नीतीश ही सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। सीटें पिछली बार भी बीजेपी की ज्यादा आई थी, इस बार भी बीजेपी की ज्यादा आई थी। बीजेपी ने पिछली बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो इस बार क्या कुछ मंथन है आप लोगों में कि बीजेपी को मौका दिया जाए या फिर नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे फिर से? नहीं, जब बीजेपी के बड़े से बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बिहार के तमाम नेताओं ने ये कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव हो रहा है और यही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तब आप लोग मीडिया के लोग अनावश्यक क्यों इस बात को विवादित बनाना चाहते? समझने की बात तो ये है कि राजनीतिक हलके में किसी को कोई दुविधा नहीं है, सिर्फ मीडिया को दुविधा है। आप अपनी दुविधा दूर कर लीजिए, आपको कहीं संकट नजर नहीं है। नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री अगले? वो तो कहे थे, सब लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जान रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा। आप लोग केवल मुद्दा का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? शपथ ग्रहण कब है सर? ये तो तय होगा बाद। तो शपथ ग्रहण तय होगा अभी, लेकिन नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भी इसके पहले कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा उनके पार्टी के नेताओं का मानना है। विजय कुमार चौधरी काफी करीबी हैं उनका। देखिए, वही सरकार रिपीट करना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन चूंकि अब इस बार एलजेपी और आरएलएम को भी मंत्रिमंडल में जब जगह देनी होगी तो थोड़ा तो फेरबदल होगा ही। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर तो रागी जी कोई कंफ्यूजन है नहीं। उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया, उनकी योजनाओं पर, केंद्र के सहयोग पर ये मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो उनके चेहरे को लेकर तो कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर मंत्रिमंडल कैसा होगा? नहीं, देखिए, उनके चेहरे को लेकर शंका तो बिल्कुल ही नहीं है, तत्काल शंका नहीं है। अब 1 साल बाद क्या होगा, 6 महीना बाद क्या होगा, इसको कोई नहीं बता सकता है अभी से। आप तो बिल्कुल आरजेडी वाली बात कर रहे हैं। नहीं, आरजेडी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी संभावना हो सकती है ना कि जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री हो और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये भी संभावना हो सकती है आने वाले दिनों में। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, एक विश्लेषण के तौर पर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। फिलहाल तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी कि उसके उप मुख्यमंत्री जो 2 पहले थे वो दोनों वही रहेंगे या उसमें बदलाव होगा। मुख्यमंत्री जब कैंपेन चल रहा था तो अमित शाह जी ने सम्राट चौधरी को के लिए कहा था, उनकी सभा में जाकर के कहा था कि आप इनको अच्छा मैंडेट दीजिए, इनको हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। फिर विजय सिन्हा जी के यहाँ गए तो वहां भी उन्होंने वही बात दोहराई कि आप इनको अच्छा मैंडेट दीजिए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। अब सवाल आता है कि क्या अब जो भागीदारी है उसमें तीन शेयर होल्डर मेजर हो गए हैं ना, एलजेपी जो तो आ गई है, तो अब एलजेपी को भी चाहिए एक अच्छा कोई पोर्टफोलियो तो देना ही पड़ेगा, 2-3 तो पोर्टफोलियो देना पड़ेगा, अच्छा पोर्टफोलियो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो रिजिक जिसको हम कहते हैं ना, वो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। और वो स्वाभाविक है कि इसके लिए ललन सिंह जी मिल चुके हैं, अमित शाह जी से दिल्ली में उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वर्कआउट ऐसा ही होगा। ये मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप पता नहीं, इसको फिर हम दोहरा रहा हूं, इंट्यूटिव विजडम, कि इसकी कोई संभावना है क्या कि 6 महीने बाद या 7 महीने बाद, जैसे कहा जाता है, बार बार ये कहा जा रहा था कि इलेक्टोरेट भी कहता था कि नीतीश जी को एक अच्छी विदाई देनी है। और क्या वो सर अभी शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, आप कहां विदाई तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि जो यहां से मैसेजिंग है, नहीं, विदाई का मतलब है कि भाई ये
मुख्यमंत्री उनको बना करके और तब जाकर के ठीक, उनको। मैं आपकी बात समझ गई थी, लेकिन मैं उसे दूसरी दिशा में इसलिए लेके जा रही हूं क्योंकि जो नीतीश का मंत्रिमंडल होगा उसी की छाप पश्चिम बंगाल में लेकर बीजेपी लड़ाई लड़ने के लिए जाएगी, उसी की छाप लेकर वो उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ने भी जाएगी। हर्षवर्धन जी, 25 से 30 बिहार में नीतीश कुमार फिक्स, ये हम जब हेडर देते हैं, ये टॉप बैंड देते हैं, तो जो जनता से हम सुन रहे हैं, जो पार्टी के आला नेताओं से हम सुन रहे हैं, जो इंडिकेशन दिख रहे हैं, उसी के आधार पर कह रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच से खड़े होकर विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, इन सबका नाम लेते हैं, तो एक इंडिकेशन ये भी होता है कि मोटा मोटी तौर पर हो सकता है मंत्रिमंडल उसी तरीके का दिखाई दे। नहीं, निश्चित तौर पर लगभग मंत्रिमंडल उस तरह का होगा, लेकिन जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है ना, तो आपके पास विकल्प बहुत खुल जाते हैं। और जिसको कहते हैं ना कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वो जो मुश्किल आती है वो यहां होती हुई दिख रही है। और एक बात मैं बिल्कुल प्रोफेसर साहब से सहमत हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व तो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं बना है। और इसको सुनने वाले भले उनको अच्छा लगे बुरा लगे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत बड़े हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, पद्म भूषण पद्म विभूषण जैसे सम्मान के लायक है, उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लायक हैं, या देश के किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठने के लायक हैं। आप जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और इतना शानदार, और मैं उसको यूं भी कहता हूं कि बहुत शानदार वक्ता है, बहुत बढ़िया बात की, और उस पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा है, तो उसके बाद एक समय आता है जब भाषण आपको रोकना भी होता है। वरना कितना भी अच्छा आप भाषण करें तो या तो तालियां ज्यादा बजेंगी, लेकिन उसके बाद लोग उठ के जाने भी लगते हैं। नीतीश कुमार को इतना शानदार फेयरवेल मिला है, ये फेयरवेल ही है, इसको आप समझिए। और अगर ये अल्टी पल्टी नहीं किए होते नीतीश जी, तो ये 2020 में ही उनको फेयरवेल के तौर पर दिया गया। अब इससे आगे क्या? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन सारे विकल्पों पर सोच रही होगी, और जो सब कह रहे हैं मैं भी वो मान रहा हूं, दिख रहा है कि लगभग नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन शायद बीजेपी और नीतीश कुमार, उसमें स्वयं नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, जो इसके आगे का बिहार कैसा होगा वो विकल्प देख रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारे तक तो है, सच में असल में लागू होगा ऐसा नहीं है। और दूसरा, चूंकि इसमें सभी जातीय समूह, सभी सामाजिक समूहों की बड़ी अच्छी हिस्सेदारी है, सबको मंत्रिमंडल में शामिल करना, हर क्षेत्र को मंत्रिमंडल में शामिल करना, और जो नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यालय से कहा बिहार में निवेश लाने की जरूरत है, उस तरह का प्रोग्रेसिव मिनिस्टीरियल जो कैंडिडेट हैं, जो मंत्री होंगे, वो दिखे, वो जनता देखना चाहेगी। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार में प्रचंड जीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा की ये उनसे पहली मुलाकात थी। मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सीएम थे, नीतीश सीएम है और वही रहेंगे। जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, तो हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और फिर से नीतीश कुमार जी ही शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां तक सरकार के गठन का मामला है, तो अगले 2-4 दिन के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस बीच बिहार चुनाव में विपक्ष का फूफड़ा साफ हो गया, कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट गई। इसे देखते हुए अब अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बुरे वक्त में दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर एकला चलो की आवाज उठने लगी है। अब इस खबर पर भी होगी चर्चा, लेकिन पहले आप ये रिएक्शन सुनें। कि हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है, और फिर तब जब बिहार में मैं खुद घूमा हूँ, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी, या कांग्रेस के साथ आना, या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। बीजेपी कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि दोस्त जब कमजोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये अखिलेश यादव, विजय जी, क्या इशारा दे रहे हैं? अखिलेश यादव पहले बहुत उम्मीद में थे कि ये बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में भी उसी कॉम्बिनेशन पर और एक माहौल में बड़ा काम में वो आएगा। अब वो निराश तो हुए ही हैं, तो उनको भी रीथिंक करना पड़ रहा है। रीथिंक अभी तो शुरू हुआ है, आगे रीथिंक करके। और जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एकला चलो रे की बात कर रहे हैं, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में मैसेज देना चाहते हैं उनको कि भाई आप अपना रास्ता
देखिए हम अपना रास्ता देखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी वहाँ बिना कांग्रेस के जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिलकर, क्योंकि और ज्यादा बिखराव होगा लेकिन ना। एक विश्लेषण जो हो रहा वाला था- जो है वो कांग्रेस की तरफ से आया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तभी भी कह रही समझते हैं। हूँ। हाँ। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो एकला चलो वाली भावना अगर कांग्रेस की है तो क्या बिहार में अकेले जाते तो बेहतर था? तेजस्वी के साथ गए, क्योंकि विश्लेषण ये भी हुआ कि उनकी भी पार्टी की लुटिया डुबोने में कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ रहा। अब उत्तर प्रदेश को किस तरीके से समझेंगे? साथ रहने में फायदा है या अकेले चलने में फायदा है? पहले समाजवादी पार्टी के तौर पर और फिर कांग्रेस के तौर पर, दोनों विश्लेषण मुझे नहीं चाहिए। लगता कि अकेले चलने में कोई फायदा है। कांग्रेस की अभी ऐसी स्थिति दोनों का नहीं ही है। नहीं। दोनों ही जगह, बिहार में भी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी जो बचा नम, देखिए हम है ना बहुत सुपरफिशियल तरीके से इस पूरे इलेक्शन को एनालिसिस कर रहे हैं। मैं वहां तक सहमत हूं कि भाई ये, हम उस समय जब रोहिणी की बात कर रहे थे तो चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे थे। चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने जीता, एनडीए ने वो जीता। लेकिन वहाँ जो घर में, परिवार में, पार्टी में जो झगड़ा हो, उसकी वजह से वो लड़ाई को थोड़ा सा डीप फोकस हुआ होगा ना, उस वजह से नहीं जीते। अब इसको देखिए आप, सीट, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट के इलेक्शन सिस्टम पर रहते हैं और वो सबके लिए है। इसलिए बीजेपी की जो बम्पर जीत हुई है उसको तो आप नकार नहीं सकते। लेकिन इसको एनालिसिस करेंगे, डीपर एनालिसिस या पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे तो आरजेडी को तो सबसे ज्यादा वोट मिला है। मतलब बिहार की जनता तो एक साथ खड़ी थे, 1,15,00,000 वोट मिले। कितने सीटों पर वो चुनाव लड़े हैं, इसी अनुपात में ना वोट का एनालिसिस टोटल 1,15,00,000 मिले हैं वोट। जी। भारतीय जनता पार्टी से भी 14,00,000 वोट ज्यादा मिले हैं। सर तो वो समझे? 146 सीटें, 143 सीट पर वही- जीती वही मैं कह रही हूँ। लड़ाई इससे कोई फर्क लड़ नहीं रही पड़ा थी। ना। तो हो सकता है 243 पे लड़ते तो 2 करोड़ वोट भी हो सकते थे। नहीं, आप इसको दूसरे, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार की जनता ने तो उनका साथ दिया। उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, लड़ाई थी, जैसे एनडीए में हुआ कि उन्होंने छोटे छोटे पार्टियों को भी, पासवान साहब को, क्या नाम था इनका, कुशवाहा जी को, जीतन राम मांझी को, सबको साथ जोड़ लिया। तो वो 10-10, 5-5 हजार वोट मिलकर भी हर सीट पर वो बड़ा हो गया मसला। वो काम वहां नहीं कर पाए। इसलिए अब ये सोचना कि कांग्रेस अकेली लड़ लेती तो वो इतना भी नहीं होता जितना हो रहा है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही। उत्तर प्रदेश का आपने पिछला चुनाव देखा है, लोकसभा में वो दोनों मिलकर लड़े तो बेहतर अच्छा तरीके था। से लड़े। हाँ। कांग्रेस अकेले लड़के उत्तर प्रदेश में भी कुछ नहीं कर तो सकती। कांग्रेस फिर ये मैसेजिंग क्यों कर रही है? एकला नहीं, चलो वो ऐसा मैसेज होता रहता है कि सब लोगों की अपनी अपनी वॉइस होती है। कांग्रेस का मैसेज नहीं है ये। विजय जी, जब हम लोग राघोपुर जिक्र कर रहे थे ना, तो हमने एक चीज कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और यदि एलजेपी यदि सारी सीटें मिल जाएंगी तो फिर हो सकता है कि कॉन्टेस्ट बहुत कठिन हो जाए राघोपुर में। तब आपने कहा था कि इसे ऐसे संभव होता नहीं है, नोटा वोटा सब एक साथ नहीं जड़ता है। लगभग वैसी ही थी स्थिति। तेजस्वी बुरी तरीके से हारने के, आप यदि 10वां फेज तक देखेंगे तो बुरी तरीके से हार ही रहे थे वो। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही ये हार है। कैसे रहे थे? 12,000 वोटों से वो जीते हैं तो फिर हार कैसे रहे मैं थे? तो कह रहे हैं वो 12,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। नहीं तो कभी चल रहे थे ना। ये तो नतीजे फिर 200 सीटों पर चर्चा करेंगे तो पता होगा किस राउंड में कौन पीछे चल रहा है। नतीजों से हम चर्चा करेंगे ना। हम अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश पर इसे लेकर आ रहे हैं। अर्थमेटिक जो है ना, हमेशा मैं आप ही के तर्क को मैं कह रहा हूं कि मैं तो आप ही के तर्क से जा रहा हूं कि अर्थमेटिक हमेशा काम नहीं करता है। तो वैसे ही केमिस्ट्री काम करता है ना। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबको साथ मिलकर चलना है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव करना चाहती है तो वो कंधे पर रख करके रिवाइव नहीं हो सकती है। बिहार में रिवाइव नहीं हो सकते। उसका एक अपना वोट बैंक था, कमिटेड वोट बैंक था, जिसका नहीं होता है वो दूसरे, और वो खत्म हो जाए तब बात समझ में आती है। वो दूसरे के कंधे पर रख करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिसका ऑलरेडी हर जगह वोट बैंक था वो एकदम खत्म हो गया है, तो वो रिसर्जेंस जो है किसी दूसरे के बेस पर नहीं हो सकता। एक लाइन में बताइए, कांग्रेस अलग चुनाव लड़े, अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़े, आप इस मत के यदि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहती है तो बिना अखिलेश को मारे हुए, बिना तेजस्वी को पीटे हुए वो आगे नहीं खड़ी हो सकती है। समीर जी, अब आप इसमें अपनी बात रख लें। अखिलेश यादव जो ये मैसेज दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ चलिए। देखिए, अखिलेश यादव की तो मजबूरी है कांग्रेस को लेकर चलना। 2024 का अगर लोकसभा चुनाव परिणाम देखेंगे तो अखिलेश यादव ने जो प्रदर्शन किया उसमें कांग्रेस का यह कहना था कि भाई हमारा भी योगदान है, जबकि अखिलेश यादव का यह कहना था कि कांग्रेस की जो स्थिति आई है वो समाजवादी पार्टी के कारण आई है, हमारे सपोर्ट के कारण आई है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लोकसभा में पहला भाषण दिया था वो बहुत यादगार भाषण था। उस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था
कि कांग्रेस अब परजीवी पार्टी बन गई है, परजीवी हो गई है। कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकती, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आमने सामने मुकाबला होता है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 22 से 25% के बीच में रहता है। लेकिन वहीं कांग्रेस जब किसी क्षेत्रीय दल के पिछलग्गू बन जाती है तो वो 50% के करीब स्ट्राइक रेट देती है, क्योंकि वो परजीवी बन जाती है, और जो क्षेत्रीय दल है उनका वोट लेकर वो अपने आप को जिंदा करती है। तो क्षेत्रीय दलों को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस अगर बची हुई है तो वो आपके वोट के कारण बची हुई है, वो आपका वोट खाकर जिंदा रह रही है। जिस दिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस को छोड़ेंगे, कांग्रेस साफ होगी। तो मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी का संदेश था, ये अखिलेश यादव को भी समझ में आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की मजबूरी है कि उनको ये लगता है कि इतनी टफ फाइट 2012 में उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन 2017 में हारे, 2022 में हारे। अब उनको ये लग रहा है कि अगर ये चुनाव में हार जाऊंगा, अगले साल 2 साल बाद जो चुनाव हो रहा है 2027 में, अगर मैं हार गया तो मेरे लिए राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल होगा। और बिहार का ये चुनाव परिणाम देखने के बाद, अभी तो उसके बाद बंगाल का चुनाव आने वाला है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि गंगा तो बिहार से बंगाल जाती है, तो बता दिया है कि बंगाल में हम क्या परिणाम लेकर आने वाले। अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है या बहुत फाइट में आ जाती है, तो आप ये भूल जाइए कि अखिलेश यादव अकेले लड़ने की हिम्मत करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को ये डर बैठ गया है कि कांग्रेस जिसके साथ लड़ती है उसको डुबा देती है, खुद तो डूबेगी, हमको भी ले डूबेगी। तो अखिलेश यादव से कोशिश करेंगे। उनके मन में ये बात होती है हर्षवर्धन जी, तो फिर वो एकला चलो वाली बात नहीं कहते। एक तो पक्ष इसका ये है, और दूसरा मैं थोड़ा इसे पर्सनालिटी पर भी लेकर जाना चाहती हूँ। जब हम बिहार के इलेक्शन को एनालिसिस करते हैं तो उसमें नीतीश कुमार की छवि का भी एनालिसिस होता है। जिस तरीके से जातियों का समीकरण बनाकर वो चलते हैं, कुछ उसी हद की कोशिश अखिलेश यादव भी करना चाहते हैं। वो पीडीए को लेकर आगे चलना चाहते हैं, और फिर उसमें कांग्रेस का अगर अलायंस होता है समाजवादी पार्टी के साथ, तो क्या स्थिति बेहतर बन पाती है, और क्या अखिलेश यादव वो कर पाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर अखिलेश और कांग्रेस एक साथ नहीं लड़ते तो जो अब की बार 400 पार का नारा था वो सही होता हुआ दिखाई देता। इसको ऐसे समझिए, तब आपको समझ में आएगा दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया कभी बड़ी नहीं हो सकती, रीजनल पार्टीज अगर बड़ी रहेंगी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब रीजनल पार्टीज भी इतनी पिटी हुई हैं और कांग्रेस भी इतनी पिटी हुई है, तो जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे का सहारा मिल रहा है, तो जो हारे को हरिनाम कहा जाता है ना, तो ये हारे को हरिनाम है। मतलब ठीक है, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो स्थिति बन जाए, लेकिन क्या ये अकेले या साथ में प्रभावी होंगे, उसका एकमात्र जो कहे कि फॉर्मूला है, पहले तो आप तय तो कीजिए कि एक साथ आप लड़ रहे हैं। बिहार में तो ये दिखा नहीं, कहीं नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से व्यवहार करती है, विशेष करके जब मैं कहता हूं कांग्रेस, तो राहुल कांग्रेस सुना करिए। राहुल कांग्रेस किसी के साथ चलकर रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने की अवस्था में नहीं, क्योंकि उसका नेता मानसिक तौर पर राजनीति के लिए तैयार है ही नहीं। वो इसके लिए तैयार ही नहीं होते कोई रणनीति बना के चलेंगे। आज उनको सुबह मन किया कुछ और करने लगे, लेकिन उनके कल वोट मन चोरी किया वाले मिस्त्री मुद्दे बन गए, कुछ कारपेंटर बन गए। उनके वोट चोरी वाले मुद्दे को, उनके एफआईआर वाले मुद्दे को अखिलेश यादव ने खूब समर्थन दिया है। देखिए, समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन जनता तो परिणाम देखती है ना। अखिलेश यादव ने समर्थन दिया और जब लोकसभा में जीत गए 37 सीटें, तो नहीं बताया कि वोट चोरी कितनी कर पाए थे, फिर तब चुप हो गए। तो जनता को तो पता है ना भाई, कोई पीट रहा हो तो कहे रेफरी गलत है, ग्राउंड गलत है, वास्तुदोष है, तो कैसे चलेगा? आप उस तरह से नहीं कर सकते ना। और आपने जब जीत लिया तो कहा अरे हम बड़े पहलवान थे, तब तो हम दांव जान गए सारे, और जब पिट गए तो कहे नहीं उसने फाउल कर दिया। ऐसे होता नहीं है। और लोकतंत्र में जनता बहुत अच्छे से देख रही है कि बार बार जनता जो परिणाम देती है, उसका मजाक, उसका अपमान ये विपक्षी दल करते हैं, चाहे साथ लेके मिले, चाहे मिलके लड़े, चाहे अलग अलग लड़े। अगर जनता का अपमान करना बंद नहीं करेंगे तो इनका ये हाल ठीक नहीं होने वाला है। एक जो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री दिया जा सकता है, विजय जी, ये भी बिहार में बड़ी चर्चा का विषय रहा था कि महागठबंधन ये ऐलान कर सकती थी। जो दीपांकर भट्टाचार्य से भी जब हमारे संवाददाता ने बात की थी, विजय जी, तो उन्होंने भी ये कहा था। अब अगर वो पीडीए वाला फॉर्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आगे चलना चाहती है और कांग्रेस के साथ अलायंस लेकर चलना चाहती है, तो क्या एक कोशिश ये भी करेगी वो वहां पर मुस्लिम को आगे करेगी? हो सकता है कोशिश करे, वो आगे करे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी होंगे या जो भी रहेगा। राहुल गांधी कभी बोलेंगे नहीं। अब वो तो क्या पता करेंगे नहीं करेंगे। नहीं बोला था तब भी समझ में आ रहा था कि तेजस्वी जी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला था, आज भी नहीं बोला अभी तक। तो पता है आपको किसी से सुना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? बीजेपी ने तो नहीं कहा।
लेकिन नहीं, वो तो बोला। अंडरस्टूड है कि भाई बोला है BJP। दिग्विजय वो वहां पर तेजस्वी जी रहेंगे, यहाँ पर नीतीश जी रहेंगे, और ये भी तय है कि 25 से 30 का नीतीश का आप कब तक चलाएंगे? वो चलने वाले नहीं है 25 से 30 तक। आपके ये अपर बैंड लगाने से तो नहीं चलने वाले ना। सर जब बदलेगा तब फिर अपर बैंड भी चेंज हो जाएगा। अपर बैंड भी चेंज होगा, नीतीश जी भी चेंज होंगे। तो बीजेपी की कोशिश तो अभी तक ये थी कि भाई नीतीश जी ना बने मुख्यमंत्री, यदि सीटें कम आ जाती, कुछ जो 40 थी उससे 35 हो जाती, 30 हो जाती, तो शायद इतनी बात भी नहीं होती। लेकिन अब जब आ गई है, बीजेपी की मैसेजिंग तो हमेशा ये रही कि बिहार के दो ही बेटे भाई, जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि एक नरेंद्र, एक नीतीश। अच्छा, एक बड़ी खबर है, मैं आपने अमित शाह जी को नहीं सुना जब उन्होंने कहा था कि विधायक दल अपना नेता चुनेगा? उसका साफ साफ मैसेज था कि नीतीश जी के साथ हम मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है मानसिक तौर पर। अब मजबूरी में राजनीति में सब कुछ होता है, और अब भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो कुछ समय तक रहें, उनकी विदाई हो भारतीय। और मैं बताऊं, सरकार कोई भी बने, आपने कहा कैबिनेट पर हमारी चर्चा नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी अपने ज्यादातर चेहरे बदलेगी, क्योंकि एक जो हर्ष जी ने कहा ना कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, नए बहुत सारे चेहरे आ गए हैं, तो नए लोगों को भी ले। जेडीयू अपने सरकार में जो बदलना होगा नहीं बदलना होगा, लेकिन इस सरकार में आपको कई नए चेहरे मिलेंगे। हो सकता है उप मुख्यमंत्री भी आपको नए मिले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नहीं, और निशांत बेचारे क्या सिर्फ कुछ समय के लिए ही चर्चा में रहेंगे? मैं बार बार ये प्रश्न पूछता रहूंगा, आखिर निशांत को अभी कोई भूमिका होगी या नहीं? मुझे अभी नहीं लगता कि कोई भूमिका होगी। नीतीश जी भी नहीं चाहते कि अपना पूरा करियर नीतीश जी का जो कल भी आप जिक्र कर रहे थे हर्ष जी, कि वो ये कहते हैं ना अनब्लेमिश राजनीतिक सुचिता के मामला में, ये जो वो जिसे कहते हैं ना सही में लोहियाइट, कि भाई परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन सब का कोई ये सही है कि बहुत दबंग लोग भी उन्होंने लाए, अनंत सिंह जैसे रहते नहीं। मुख्यमंत्री जब नीतीश जी नहीं होंगे तब देखा तब की बात में तब हो सकता है, मैं उसी संभावना की बात कर रहा हूं। फिर आरोप फिर वही जाएगा, क्या बचा, फिर क्या बच रहा? एक खबर और तो वही है ना कि लालू जेल में जाएंगे तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री। एक खबर और दे देते हैं। बिहार के चुनाव नतीजे पर जेडीयू ने एक पोस्ट किया है और लिखा है कि सोशल इंजीनियर ने पहले ही बता दिया था कि विपक्ष की इमारत ढह जाएगी। साथ में नीतीश कुमार का एक पुराना बयान भी शेयर किया है, बयान भी सुनाते हैं, पोस्ट आपके सामने है। वो बड़ा वीडियो चला था। लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो। नीतीश कुमार ने स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा है उसी वक्त लिख दी थी, और नरेंद्र मोदी भी उस वक्त ठहाका लगाते हुए हंस रहे थे। और मैं आपको याद दिला दूं, ये दिन उस वक्त का है जब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए की ये बैठक थी, जिसमें आपने जो पंक्ति देखी, नेता चुना था नरेंद्र मोदी जी को। इसको और थोड़ा ठीक कीजिए ना, 240 वाली बीजेपी में मोदी जी ठहाका लगा। इधर बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और पोस्ट किया और लिखा कि राजद के लिए नया नारा, 25 में 25, 30 में फिनिश। अब आप देखिए, ये आरजेडी के लिए नारा है जो बिहार बीजेपी ने दिया है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।